Hello dear students, welcome back in class. Today we are going to discuss about liberalization. आज का हमारा टॉपिक है लिबरलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन में हम जो नेक्स्ट गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए थे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वो था टैक्स रिफॉर्म. प्रीवियस टॉपिक में हमने डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में डिस्कस किया था और अब हम नेक्स्ट टॉपिक टैक्स रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे. टैक्स रिफॉर्म. तो फर्स्टली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स. फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स. टू टाइप्स के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिन्हें किन पे इम्पोज किया गया होता है? इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल पर्सन डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच आर इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल पर्सन, जिन्हें इंडिविजुअल पर्सन पे लगाया जाता है. ठीक है. एंड डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स है वो डायरेक्टली इंडिविजुअल क्या करते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं. ठीक है. इसमें डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इंडिविजुअल डायरेक्टली टैक्स टू गवर्नमेंट. क्लियर है? डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिन्हें इंडिविजुअल पर्सन पे लगाया जाता है. ठीक है. एंड इसमें जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं. डायरेक्ट टैक्स लाइक जैसे कि इनकम टैक्स. इनकम टैक्स मतलब कि लोगों की इनकम पे जो टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है? लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है. अब जो नेक्स्ट है वो है इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. वो टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे इम्पोज किए जाते हैं. ठीक है. देखो इसमें जो टैक्स कलेक्ट कैसे किए जाते हैं, इसमें जो इंडिविजुअल पर्सन है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता है. इसमें इंडिविजुअल पर्सन से गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है. किसके थ्रू? थर्ड पर्सन के. इंडिविजुअल पर्सन टैक्स टू गवर्नमेंट बाय थर्ड पर्सन. क्लियर है? डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जब डायरेक्टली इंडिविजुअल गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं. इनडायरेक्ट में क्या होता है कि टैक्स किस पे लगाया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज में. और इसमें इंडिविजुअल जो पर्सन होते हैं वो टैक्स को क्या करते हैं? डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है, थर्ड पर्सन के थ्रू गवर्नमेंट के पास वो टैक्स जाता है. मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्ट वे में. ठीक है. डायरेक्टली तो सीधा गवर्नमेंट को दिया गया वो टैक्स, बट इनडायरेक्ट में क्या है कि जब इंडिविजुअल पर्सन टैक्स देते हैं. ठीक है. इंडिविजुअल पर्सन की हम क्या बात करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लाइक जैसे कि जो कंपनीज वगैरह जो भी टैक्स देती हैं तो वो क्या है? डायरेक्टली थर्ड पर्सन के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाता है. क्लियर है? तो देखो कि गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन में टैक्स में कैसे रिफॉर्म किए. अब देखो कि पहले जो डायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती थी? लोगों पे डायरेक्ट टैक्स लगाती थी. ठीक है. तो डायरेक्ट टैक्स लगाने से क्या है? टैक्स इवेजन की प्रॉब्लम क्रिएट होती थी. टैक्स इवेजन. ठीक. मतलब कि लोगों पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, इसीलिए लोग क्या करते थे? कुछ पर्सन ऐसे होते थे जो टैक्स देते नहीं थे, और जो पर्सन टैक्स देते थे वो क्या है? कम टैक्स देते थे. मतलब जितना टैक्स उन पे लगाया है
उतना टैक्स वो नहीं देते थे। तो मतलब कि क्या करते थे वो, टैक्स इवेजन। इससे टैक्स इवेजन की प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, मतलब टैक्स की क्या है, चोरी की होती थी। ठीक है, जब गवर्नमेंट क्या है लोगों पे टैक्स लगाती थी हाई रेट पे, तो इससे लोग क्या करते थे कि कुछ पर्सन ऐसे होते थे जो टैक्सेस नहीं देते थे, और कुछ पर्सन ऐसे होते थे जितना टैक्स उन पे लगाया उससे कम टैक्स देते थे। राइट, जैसे 5% टैक्स लगाया तो उसमें से 2 या 3% टैक्स दे रहे हैं, तो वो एक तरह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, टैक्स इवेजन, मतलब वो टैक्स की एक तरह से चोरी कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटली टैक्स नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट को। ओके, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने टैक्स में रिफॉर्म क्या किया कि गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे क्या है, कम कर दिया। ठीक है, इनकम पे टैक्स लगाने से क्या हुआ कि लोग क्या है ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने लग गए। बिकॉज देखो लोगों को इनकम जितनी भी प्रोवाइड होती है, अगर उन पे टैक्स लगेगा, ज्यादा टैक्स लगेगा, तो इससे लोग क्या करेंगे कि जितनी इनकम उनके पास रहेगी उस इनकम को वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज करेंगे। क्लियर है, वो सेविंग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लिबरलाइजेशन में जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके जो डायरेक्ट टैक्सेस को कम कर दिया, उनका रेट है जो वो कम कर दिया। इससे क्या हुआ कि लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने लग गए पैसे की। ठीक है, सेविंग करने लगे, और साथ में क्या है कि जब लोगों क्या है कि पहले लोग गवर्नमेंट के सामने अपनी इनकम शो करते टाइम, मतलब 1 ईयर में वो कितनी इनकम जनरेट करते, तो अपनी इनकम गवर्नमेंट को शो नहीं करते थे, बिकॉज उन्हें था कि गवर्नमेंट टैक्स हाई टैक्स लगाती है। तो मतलब कि टैक्स कम कर देने से क्या है कि लोगों ने गवर्नमेंट को एग्जैक्ट उनकी 1 ईयर में जो इनकम क्रिएट होती है उसके बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है, तो मतलब कि डायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म करने से क्या है, एक तो लोगों ने सेविंग करना स्टार्ट कर दी, और दूसरा लोग गवर्नमेंट के सामने अपनी जो रियल इनकम है उसको शो करने लग गए। क्लियर है, अब देखो जो नेक्स्ट टैक्स है वो है इनडायरेक्ट टैक्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। तो देखो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स, मतलब कि कॉर्पोरेशन कंपनीज पे, बिजनेस पे मतलब बहुत ज्यादा टैक्स लगाए जाते थे। इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेट था वो बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता था, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी रिफॉर्म कर दिए। क्लियर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेट था उसे भी कम कर दिया, ताकि जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो, ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्शन करें। तो ये सब गवर्नमेंट किस लिए कर रही थी, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। अब देखो पार्लियामेंट के सामने एक लॉ पास किया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट इन 2016। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट इन 2016 में स्टार्ट किया गया था न्यू पॉलिसी में, जिसे हम कहते हैं जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी को स्टार्ट किया, मतलब कि 2016 में पार्लियामेंट में पास किया गया लॉ कि जीएसटी टैक्स मतलब कि एक्ट स्टार्ट करना है। और ये कब जीएसटी स्टार्ट हुई थी, जुलाई 2017 में। ठीक है, तो जीएसटी से क्या है बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, मतलब जीएसटी में क्या है फिक्स कर दिया गया था रेट, फिक्स रेट ऑफ टैक्स। जीएसटी में जो टैक्स का जो रेट था वो क्या फिक्स कर दिया गया, लाइक जैसे 3%, 5%, ठीक है, क्लोज पे 17%, 18%, तो ये क्या है फिक्स कर दिया था। क्लियर है, तो इससे लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या है टैक्सेस में रिफॉर्म किए। क्लियर है, अब जो नेक्स्ट 4th पॉइंट है वो है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। लिबरलाइजेशन का जो 4th लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने और क्या क्या रिफॉर्म्स किए, तो जो 4th है वो क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताया था। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स हमारी कंट्री की करेंसी को छोड़ के बाकी जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी करेंसी को हम क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। लाइक जैसे हम डॉलर्स हैं, ठीक है, रूबी है या फिर यूरोप है, ठीक है, तो ये सब क्या होती हैं फॉरेन करेंसीज होती है, डॉलर्स जैसे हमारे पास होते हैं। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, तो जो आरबीआई है हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या है कंट्री जो फॉरेन कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज की जो करेंसी है अपने पास रिजर्व करके रखते हैं। हमारी इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है फॉरेन कंट्रीज की करेंसी को अपने पास, डॉलर्स को, ठीक है, रूबी को अपने पास क्या है रखता है, पॉन्ड्स पे। क्यों रखता है, ताकि कभी भी हमें मतलब कि फॉरेन कंट्री से कुछ भी इंपोर्ट करना पड़े, ठीक है,
कोई भी हमें मशीन इंपोर्ट करनी है, पेट्रोल इंपोर्ट करना है, या जो हमारे लाइक कंज्यूमर गुड्स को इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो जो भी सेंट्रल बैंक ने अपने पास रिजर्व रखी हुई है करेंसी, तो वो करेंसी उनको प्रोवाइड करवा के वो क्या है इजीली इंपोर्ट कर सके। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक अपने पास जो फॉरेन एक्सचेंज को क्या है रिजर्व करके रखते हैं। क्लियर है। अब देखो हमारी कंट्री में क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, फॉरेनर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, मतलब कंट्री में मनी क्रिएट नहीं हो रही थी, तो इसीलिए इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर दिया, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, हमारी इंडिया की जो मनी थी उसे क्या है डिवैल्यूएट कर दिया, मतलब कि डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी, मनी की जो वैल्यू है उसे क्या है डिक्रीज कर दिया। पहले हमें क्या है कि $1 के लिए जो फॉरेनर इन्वेस्टमेंट्स जो फॉरेनर पर्सन है उन्हें क्या है 70 रुपीज के लिए $1 देना पड़ता था इंडिया में, कि इंडिया में अगर कोई फॉरेनर पर्सन है तो उन्हें 70 रुपीज के लिए $1 देना पड़ता था, बट गवर्नमेंट ने क्या है अब $1 के लिए जो मनी की वैल्यू है उसे क्या है कम कर दिया 72 रुपीज। यहाँ पे हम मनी की वैल्यू डिक्रीज की बात कर रहे हैं, मनी तो वैसे इंक्रीज हुई है 70 से 72, बट यहाँ पे मनी की जो वैल्यू है वो क्या है डिक्रीज हो गई थी, मतलब हमारे कंट्री की जो करेंसी उसकी कोई वैल्यू नहीं रही थी, उसे इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, मनी की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए कि जो फॉरेनर्स है उन्हें क्या है $1 के लिए मतलब कि 70 रुपीज के लिए $1 देना पड़ता था, अब उन्हें क्या है डिवैल्यूएशन करने से क्या हुआ कि 72 रुपीज के लिए उन्हें $1 देना पड़ता है, ठीक है। तो 72 रुपीज के लिए उन्हें $1 देना पड़ेगा, तो इससे क्या है फॉरेनर ज्यादा से ज्यादा कंट्री में गुड्स वगैरह को परचेज करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारी कंट्री में क्या है फॉरेन करेंसी क्रिएट होगी डॉलर्स की फॉर्म में, पॉन्ड्स की फॉर्म में, ठीक है, और इससे हम अपनी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको मैक्सिमम कर सकते हैं। क्लियर है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने क्या किया कि कंट्री में जो कंट्री की मनी थी हमारी जो उसे क्या है डीवैल्यूएट कर दिया, ताकि इन्वेस्टर यहाँ मतलब कि जो फॉरेन पर्सन है वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे, ठीक है, और इससे हमारे कंट्री में क्या है फॉरेन की करेंसी क्रिएट होगी, जिससे हम अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसे मैक्सिमम रिजर्व करके रख सकते हैं। क्लियर है। और बाद में क्या है कि जो फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिफाइन किया गया, मार्केट कैसे डिफाइन करती थी फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड सप्लाई पे जो एक्सचेंज रेट है कितना एक्सचेंज रेट होना चाहिए उसे डिसाइड किया जाता था मार्केट के थ्रू। क्लियर है। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज में कैसे रिफॉर्म किए। अब जो लास्ट रिफॉर्म है वो क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। अब देखो नेक्स्ट जो लिबरलाइजेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। अब देखो कोई भी कंट्री तब डेवलप होगी जब उस कंट्री में लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेड होगा। क्लियर है, कंट्री को डेवलप करने के लिए। तो देखो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्स्टली रिमूव द कोटा सिस्टम। फर्स्टली गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म किए, रिमूव दी कोटा सिस्टम, की जो कोटा सिस्टम था उसे क्या है रिमूव कर दिए। कोटा सिस्टम मतलब कि पहले फॉरेन से जो भी गुड्स वगैरह इंपोर्ट करनी पड़ती थी तो उसके लिए मतलब कि एक निश्चित वो सीमा निर्धारित की डिटरमाइन की गई थी, लाइक जैसे कि 10% मटेरियल हम इंपोर्ट कर सकते हैं, 20 या 30, ठीक है। तो इसीलिए बाहर से क्या है ओनली जो एसेंशियल गुड्स है उनका ही इंपोर्ट किया जाता था। क्लियर है। तो बट बाद में गवर्नमेंट ने क्या है कि जो कोटा सिस्टम है उसे रिमूव कर दिया गया था। अब ये कंपल्सरी नहीं था कि हमने ओनली 10% गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं या 20% कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट रिफॉर्म क्या किया था, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी।
मतलब जो भी एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट तो हम अपनी कंट्री से ही करते थे बाहर की कंट्रीज को, तो एक्सपोर्ट करने पे भी क्या है टैक्स वगैरह लगाए जाते थे, ठीक है। तो उसको भी क्या है पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी को फ्री कर दिया गया। मतलब कि हमारी कंट्री में जो भी गुड्स वगैरह तैयार होती हैं और उन गुड्स को एक्सपोर्ट क्या है हम जब भी फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, सेंड करते हैं, तो उसके लिए क्या है कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। एंड जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, इंपोर्ट टैक्स थे, उनको भी क्या है कंप्लीटली फ्री नहीं किया गया, बट मतलब इंपोर्ट जो हम बाहर से मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगते थे वो भी क्या है थोड़ा सा उसे कम कर दिया गया। मतलब कंप्लीटली उसे फ्री नहीं किया गया, लाइक जैसे एक्सपोर्ट टैक्स एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगते थे उसको कंप्लीटली फ्री कर दिया था, मतलब अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है एक्सपोर्टर को। बट जो इंपोर्ट पे जो टैक्स लगते थे उसे क्या है थोड़ा बहुत कम कर दिया था। एंड जो लास्ट था पॉइंट वो क्या है, फॉरेन लाइसेंसिंग रिमूवल। फॉरेन लाइसेंसिंग रिमूवल, इंपोर्ट लाइसेंसिंग रिमूवल, सॉरी, इंपोर्ट लाइसेंसिंग रिमूवल मींस कि गवर्नमेंट ने क्या है कि इंपोर्ट कर कौन सी गुड्स इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए भी लाइसेंस वगैरह लगाए गए थे, मतलब लाइसेंस लेना कंपलसरी होता था, ठीक है। तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने कि इंपोर्ट लाइसेंसिंग रिमूव कर दिया, मतलब कि जो हजार्डस कमोडिटीज हैं, मतलब कि जो डेंजरस कमोडिटीज हैं, ठीक है, या इन्वायरमेंट सेंसिटिव इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए कमोडिटीज हैं, ठीक है, तो उनके लिए सिर्फ लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया, बाकी सभी को लाइसेंस से फ्री कर दिया गया। मतलब गुड्स वगैरह इंपोर्ट करने के लिए पहले लाइसेंस बनवाना पड़ता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ट्रेड में रिफॉर्म करने के लिए क्या किया कि जो हजार्डस कमोडिटीज थी, ठीक है, मतलब कि खतरनाक कमोडिटीज, डेंजरस कमोडिटीज थी, ठीक है, और इन्वायरमेंट सेंसिटिव इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कमोडिटीज थी, तो उन पे सिर्फ लाइसेंस कंपलसरी थे और बाकी सारे जो भी कमोडिटीज थी उनको लाइसेंस से फ्री कर दिया गया। सो इसमें 2 प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस कंपलसरी रखा था। फर्स्ट hazardous commodities and environment sensitive industries। तो इनके लिए क्या है लाइसेंस कंपलसरी था और बाकी सभी कम्युनिटीज के लिए प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस क्या है कंपलसरी नहीं था, ठीक है, उससे रिमूव कर दिया। तो ये थे हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। अब देखो हमने क्या है लिबरलाइजेशन कंसेप्ट में कि गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया और जिसमें गवर्नमेंट ने फर्स्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स किए, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो लगाई हुई थी, ठीक है, उनसे जो पीपल्स को लोगों को क्या है इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या है फ्री कर दिया गया था, ठीक है। एंड फिर सेकंड में फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म किए गए, टैक्स में रिफॉर्म किए और फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज में रिफॉर्म्स किए गए और लास्ट में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म किए गए, जिसमें जो कोटा सिस्टम था उसे रिमूव कर दिया गया, एक्सपोर्ट पे टैक्सेस लगते थे उससे फ्री कर दिया गया, इंपोर्ट टैक्स को कम कर दिया गया एंड लास्ट में ओनली 2 थिंग्स के लिए प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस कंपलसरी था, बाकी सभी के लाइसेंस से फ्री कर दिया गया था। क्लियर है? तो ये हमने क्या है लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट देखा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइवेटाइजेशन privatization, what is mean by a privatization? The process which increases the role of private sector is called privatization।
प्राइवेटाइजेशन। अब देखो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस, वो प्रोसेस विच इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल है, इंपॉर्टेंस है, वो इंक्रीज हो गई, उसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब देखो प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले क्या होता था 1991 की पॉलिसी से पहले गवर्नमेंट ने क्या है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल था पूरी कंट्री में, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो मतलब कि जो भी वर्क होता था, ठीक है, उस पर पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल होता था, इंडस्ट्रीज वगैरह पे, ठीक है, कंप्लीटली इंडस्ट्रीज पे जो पब्लिक सेक्टर है उनका कंट्रोल होता था, उनकी मोनोपोली होती थी। मोनोपोली मींस जिसपे एक पर्सन की अथॉरिटी होती थी, राइट होता था, लाइक जैसे गवर्नमेंट का। बट प्राइवेटाइजेशन में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में गवर्नमेंट ने क्या है, प्राइवेटाइजेशन किया, जिसमें गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर में जितनी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्रीज थी 17-18 इंडस्ट्रीज थी, उसमें से सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर में रखा और बाकी सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई, ठीक है, उनको सेल कर दी गई। क्लियर है। प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस देने के लिए क्या किया कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर में 18 या 17 इंडस्ट्रीज थी उसमें से 2 इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड किया और बाकी सारे इंडस्ट्रीज को क्या है, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया, ठीक है, उनके लिए ओपन कर दी। और जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को उन्होंने इंक्लूड किया था, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज include railway transport and atomic energy। सिर्फ ये 2 इंडस्ट्रीज रेलवे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एंड एटॉमिक एनर्जी को छोड़ के बाकी सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी थी, जिसे हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट किया था। डिसइन्वेस्टमेंट मींस, व्हाट इज मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट। तो व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, it refers to selling the state's share in public sector undertaking to private sector। अब देखो डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू सेलिंग द स्टेट्स शेयर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जब हम स्टेट की जो पब्लिक सेक्टर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, पब्लिक सेक्टर में जो भी शेयर्स हैं, मतलब ठीक है, वो क्या करती हैं, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। जब पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को जो भी शेयर क्या कहते हैं, शेयर कर देती है, ठीक है, मतलब कि स्टेट की जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर को जो भी इंडस्ट्रीज सेंड कर दी है, मतलब सेल कर दी है, उसे हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। जब पब्लिक सेक्टर क्या है, अपने शेयर्स को अनदर सेक्टर को सेल कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेटाइजेशन में भी यही हुआ था कि गवर्नमेंट ने क्या है, पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी उसे क्या है, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया था, ठीक है, तो वो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। इट रेफर कि तो प्राइवेटाइजेशन करने से मतलब कि पब्लिक सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेट सेक्टर में ओपन करने से, सेल करने से क्या क्या बेनिफिट्स हुए, ठीक है, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हुए, एडवांटेजेस हुई। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज ओपन करने से जो प्राइवेट पर्सन है वो अपनी एफिशिएंसी को, एबिलिटी को क्या है, गवर्नमेंट के सामने शो कर सकते थे
कि वो भी क्या है, मतलब कि किसी ना किसी पर्सन में कोई ना कोई काम करने की क्वालिटी होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज ओपन करने से, प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस देने से जो लोगों की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हुई, और भी ज्यादा एबिलिटी इंक्रीज हुई, और उन्होंने अपनी एबिलिटी को क्या है गवर्नमेंट के सामने शो किया कि वो भी क्या है कमोडिटीज को बेटर वे में तैयार कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट। और इसके साथ क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट का बर्डन पहले देखो सभी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में थी, तो उन इंडस्ट्रीज में वर्क कैसे करना है, प्रोडक्शन कौन कौन सी कमोडिटीज की करनी है, मनी कितनी चाहिए, तो उन सबका बर्डन किसके ऊपर था, गवर्नमेंट के ऊपर था। गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर भी बहुत करना पड़ता था प्रोडक्शन के लिए। क्लियर है। तो अब देखो प्राइवेटाइजेशन करने से क्या हुआ कि गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन था वो भी क्या है डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब क्या है 2 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में रह गई थी, ठीक है, और बाकी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई थी, तो इससे गवर्नमेंट का बर्डन है वो भी क्या है कम हो गया था। क्लियर है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ गवर्नमेंट। और देखो इसके कारण क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो भी इंक्रीज हुआ, मतलब गवर्नमेंट के पास इनकम ज्यादा इंक्रीज हुई, बिकॉज जब गवर्नमेंट क्या है प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री सेल कर देती है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन किया, तो इससे क्या है गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा मनी क्रिएट हुई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज हुए। क्लियर है। इन फाइनेंशियल रिसोर्स कैसे इंक्रीज हुए, मतलब जब गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेटाइजेशन किया, प्राइवेट सेक्टर को सेल किया, तो उससे गवर्नमेंट के पास क्या है इनकम जनरेट हुई, ठीक है, इससे गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो इंक्रीज हुए। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। अब देखो कि मार्केट ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट से पहले मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्टली पहले हम ये पॉइंट कर लेते हैं, इंक्रीज इन कंपटीशन। अब देखो पहले क्या है पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में होती थी इंडस्ट्रीज, तो ओनली पब्लिक सेक्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर। बट अब क्या है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इंडस्ट्रीज ओपन कर दी गई है, सो इससे क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी क्या है कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे जो भी प्रोडक्शन करेंगे कमोडिटीज का, उससे अपनी इंटरनेशनल लेवल पे वो कंपटीशन कर सकते हैं। तो मतलब कि हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री का अनदर कंट्री के साथ जो कंपटीशन है वो क्या है इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर भी क्या है इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लग गए। क्लियर है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी जो गुड्स वगैरह की प्रोडक्शन करने लग गए, ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज हुआ इंटरनेशनल मार्केट से। सो इससे क्या हुआ जो हमारी मार्केट है वो ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, जब किसी एक कंट्री की इकोनॉमी बाकी जो कंट्रीज की इकोनॉमी है उनके साथ जुड़ जाती है, कंबाइन हो जाती है, ठीक है। तो मतलब कि हमारी कंट्री क्या है इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन करने लग गई, इससे जो कंट्री की जो मार्केट है इंडियन कंट्री की मार्केट है वो क्या है ग्लोबलाइज हो गई, मतलब हमारी कंट्री की जो मार्केट है इकोनॉमी है वो क्या है अनदर फॉरेन कंट्रीज की जो इकोनॉमी है उनके साथ जुड़ गई थी, कंबाइन हो गई थी। क्लियर है। मतलब ट्रेड वगैरह स्टार्ट हो गए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा था। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। और नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या थे प्राइवेटाइजेशन का, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन करने से क्या है लोग ज्यादा से ज्यादा लिबरलाइजेशन सिस्टम भी हो गया था, ठीक है, कि किसी भी पर्सन को अगर इंडस्ट्री ओपन करनी है तो रूल मतलब कि उन्हें लाइसेंस वगैरह लेना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो और साथ में क्या है प्राइवेटाइजेशन करने से हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, ठीक है, और इससे कंट्री के में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हुई, बिकॉज किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट का मेन जो बेस है, ठीक है, वो क्या होते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर,
जिन कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी वो कंट्री उतनी ही ज्यादा डेवलप होगी। क्लियर है? और देखो जो प्राइवेटाइजेशन से क्या है, इसकी डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि प्राइवेटाइजेशन करने से कि जो भी क्लास स्ट्रगल है वो क्रिएट हुआ, ठीक है, इंक्रीज इन इनइक्वालिटी, इंक्रीज इन इनइक्वालिटी। तो देखो प्राइवेटाइजेशन करने से क्या है कि जो इंडस्ट्रीज है प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दी गई, तो प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज ओपन करने से क्या है कि जो पावर है वो क्या है कुछ लोगों के हाथ में आ गई, ठीक है। पहले मोनोपोली एक गवर्नमेंट के हाथ में होती थी, तो गवर्नमेंट लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती थी, पर जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना, इसीलिए वो गुड्स एंड कमोडिटीज के प्राइसेस कई बार हाई भी कर देते हैं। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेटाइजेशन करने से क्या हुआ कि जो कंट्री में इनइक्वालिटी की सिचुएशन क्रिएट हुई। इनइक्वालिटी मतलब कि असमानता, जिसमें रिच एंड पुअर कैटेगरीज हमारी मतलब क्लासेस क्या है कंट्री में, सोसाइटी में क्रिएट हुई, रिच एंड पुअर। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में जो पावर्स थी वो क्या है कुछ लोगों के पास होती थी, ठीक है। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में लोगों का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, प्रॉफिट गेन करना। क्लियर है? तो इससे क्या थे, जो रिच पर्सन थे वो और भी ज्यादा पुअर हो रहे थे, एंड जो रिच हो रहे थे, एंड जो पुअर पर्सन थे वो और भी ज्यादा पुअर हो रहे थे। मतलब कि प्राइवेटाइजेशन करने से क्या हुआ कि हमारी कंट्री में 2 सेक्शंस क्रिएट हो गए थे, रिच एंड पुअर। क्लियर है? और इससे क्या है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। प्राइवेटाइजेशन से क्या है कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई थी, बिकॉज जब पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर में सेल कर दिया गया, तो जो पब्लिक सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को सेल की, तो जिन लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब्स थी उनको क्या है जॉब से रिमूव कर दिया गया। इससे क्या है कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हुई। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जब लोगों के पास काम करने के लिए कोई जॉब वगैरह नहीं होती है, ठीक है। अब उनके पास जॉब नहीं थी, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो इससे क्या है कंट्री में पॉवर्टी की सिचुएशन भी क्रिएट हुई, ठीक है। तो मतलब कि प्राइवेटाइजेशन से पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर में ओपन करने से क्या है कुछ बेनिफिट्स भी हुए थे, एंड हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उन्हें लॉस भी हुआ था। तो इससे क्या है, ये जो डिसएडवांटेजेस है प्राइवेटाइजेशन की, इससे हमारी कंट्री की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। तो आज हमने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इंप्लीमेंट की थी उसमें लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है, एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, जब हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो फॉरेन कंट्रीज की इकोनॉमी है उनके साथ कंबाइन हो जाती है। ओके, थैंक यू।